डियर स्टूडेंट्स, आपको पता भी होगा कि सबसे ज़्यादा बैक कैड कैम के सब्जेक्ट में लगती है। सभी बच्चों को मालूम होगा कि सबसे ज़्यादा बैक इसी में लगती है, क्योंकि इसका जो लैंग्वेज होता है, जो भाषा होती है कैड कैम सब्जेक्ट की, वो आप सभी को समझ में नहीं आती है। तो फाइनली आज की इस वीडियो में आपको 20 ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा, और सभी को आपको सीक्वेंस मालूम है कि आपके एग्जाम में 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 10 करने रहते हैं। यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के पार्ट में 5 पार्ट होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन में 3-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 2 करने होते हैं। यानी कि टोटल 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको 10 क्वेश्चन करने रहते हैं। और आज की इस वीडियो में आपको 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, और इसके बाहर आपका कुछ नहीं आएगा, इससे बाहर आपका कुछ है ही नहीं। और काफ़ी आसान तरीके से थोड़ा सा एनालिसिस भी करा दूंगा कि ये सारी चीज़ें क्या होती है, जिससे आप आसान भाषा में समझ जाएं। अगर आपने इस वीडियो को फुल देख लिया है, मतलब पूरा वीडियो देख लिया है, तो आपके बैक लगने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। और इसके पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से इसके पीडीएफ भी आप प्राप्त कर लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा, रोबोट वर्क सेल तथा रोबोटिक्स क्या होता है, इसके लाभ बताइए। देखिए, सबसे पहले रोबोट के बारे में आपको मालूम होगा कि मानव के समान कार्य करने वाली स्वचालित मशीन को रोबोट कहा जाता है। सभी को मालूम होगा, तकनीकी इस वक्त फिलहाल में रोबोट के बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है, इस पर मूवी वगैरह भी बनती रहती है। लेकिन रोबोट वर्क सेल क्या होता है? देखिए, एक पूर्ण रोबोट प्रणाली को ही रोबोट वर्क सेल कहा जाता है। यानी कि एक होल जो रोबोट सिस्टम होता है, उसी को ही रोबोट वर्क सेल कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। और रोबोटिक्स क्या होता है? रोबोटिक्स क्या होता है? देखिए, रोबोट की अभिकल्पना, निर्माण और अभिप्रयोग के विज्ञान और तकनीकी को ही रोबोटिक्स कहते हैं। यानी कि जिसमें इसकी अभिकल्पना की गई है, हाँ, रोबोट की अभिकल्पना की गई है, रोबोट का निर्माण किया गया है और इसका अभिप्रयोग करके विज्ञान और तकनीकी जिसमें किया जाता है, मतलब उसी को रोबोटिक्स कहते हैं। तो रोबोटिक्स अलग है और रोबोट अलग है। कभी कभी डिफिनीशन आपसे थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया जाता है और आप रोबोट का ही डिफिनीशन लिख के चले जाते हैं। तो अगर आपसे रोबोटिक्स पूछा जाएगा तो रोबोट की अभिकल्पना, निर्माण और अभिप्रयोग के विज्ञान और तकनीकी को रोबोटिक्स कहते हैं। इसके लाभ बताइए। तो लाभ के बारे में शायद कौन नहीं जानता है कि उत्पादकता में वृद्धि, उत्पादकता की गुणवत्ता में सुधार। रोबोट के बहुत सारे लाभ है, समय में बचत होता है और जो भी काम करता है एक्यूरेसी के साथ करता है। सारी चीज़ें लाभ में तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपको इतना तो मालूम होना चाहिए। फिर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखिए, रोबोट के प्रकार। रोबोट कितने प्रकार के? देखिए, रोबोट कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि अगर आपको मान लीजिए कि कई प्रकार इसमें, लेकिन आपको कम से कम 5 तो लिखने होंगे। जैसे औद्योगिक रोबोट, प्रयोगशाला रोबोट, अन्वेषक रोबोट, क्लासरूम रोबोट, मनोरंजन रोबोट, ऐसे कह लीजिए कि डोमेस्टिक रोबोट, इंडस्ट्रियल रोबोट इंग्लिश में, मेडिकल रोबोट, स्पेस रोबोट, सर्विस रोबोट। मतलब कि हर एक प्रकार के रोबोट अलग अलग तरीके के बनाए जाते हैं। जो मेडिकल के लिए होता है उसको मेडिकल रोबोट। तो इस प्रकार से इसके अनेकों प्रकार होते हैं रोबोट के, ठीक है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, डोमेस्टिक रोबोट, इंडस्ट्रियल रोबोट, मेडिकल रोबोट, जो भी आपको याद है उसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें लिख सकते हैं कि हाँ, ये रोबोट मेडिकल लाइन में प्रयोग किया जाता है, मेडिकल की चीज़ों के लिए, तो इसलिए इसको मेडिकल रोबोट कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे है जो सबसे इंपॉर्टेंट, रोबोट वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, पहला, दूसरा और तीसरा। इसमें जितने भी क्वेश्चन है समझिए कि आपके 100% बाई चांस ही ना आए, लेकिन आपके इससे बाहर कुछ नहीं आएंगे, कोई क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं आएगा। एक अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को भी लाइक कर देंगे सभी स्टूडेंट्स, इसलिए कि लाइक रहता है, लाइक आते रहता है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को भी कि हाँ, बच्चे देख रहे हैं, बच्चे वीडियो को पसंद कर दें। तीसरा क्वेश्चन क्या है? देखिए, रैपिड प्रोटोटाइप क्या है? देखिए, सबसे ज़्यादा और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है और छोटा चैप्टर है थोड़ा सा। रैपिड प्रोटोटाइप होता क्या है? पहले मैं आपको डिफिनीशन पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद मैं आपको बेसिक तरीके से बताऊंगा। देखिए, रैपिड प्रोटोटाइप 3D कंप्यूटर एडेड डिजाइन, यानी कि जो आपका कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है 3D में, तो रैपिड प्रोटोटाइप 3D कंप्यूटर एडेड डिजाइन का उपयोग करके भौतिक भाग, यानी किसी भौतिक फिजिकल पार्ट का मॉडल या असेंबली का तेज निर्माण है। सीधे शब्दों में कह लीजिए, किसी भी भाग और किसी भी पार्ट का, मॉडल का, असेंबली का तेज निर्माण करना ही क्या होता है? रैपिड प्रोटोटाइप। यानी रैपिड प्रोटोटाइप की सहायता से किसी भी भाग, भौतिक भाग के मॉडल और उसके असेंबली को तेजी से निर्माण किया जाता है, इसी को कहते हैं रैपिड प्रोटोटाइप। अब देखिए, 3D प्रिंटिंग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, काफ़ी आसान है। 3D प्रिंटिंग में आप इमेज को तीनों तरफ से देख सकते हैं। सामान्य रूप से हम किसी भी इमेज की केवल लंबाई और चौड़ाई ही देख पाते हैं, लेकिन हम 3D इमेज में हम उस इमेज की गहराई भी देख सकते हैं। 3D के बारे में तो सभी जानते हैं, 3D, फुल HD, 4K, इसके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, रैपिड प्रोटोटाइप के विभिन्न प्रकार, यानी इसके कितने प्रकार हैं रैपिड प्रोटोटाइप के? तो बेसिकली इसके लगभग 6-7 प्रकार होते हैं, मतलब ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन आपके कम से कम 5 लिखने होंगे। जैसे SLA, SLS, FDM, SLM, LOM, DLP। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जैसे SLA कहें तो स्टीरियोलिथोग्राफी और वेल्ट
फोटोपोलिमराइजेशन, मतलब कई प्रकार के, इसका नाम थोड़ा टफ होता है। दूसरा होता है सिलेक्टिव लेजर सिंटरिंग जो SLS कहते हैं, जिसको FDM कहते हैं, उसका होता है फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग और मटेरियल जेटिंग, जिसको SLM कहते हैं, उसको कहते हैं सिलेक्टिव लेजर मेल्टिंग। तो कई प्रकार के आपके होते हैं, आप अपने किताब में भी देख लेंगे, मैं क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे छठा क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम यानी FMS क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट और ये हर बार रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब हर बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट किया जाता है। फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, देखिए ये होता क्या है। फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम प्रोसेसिंग स्टेशनों का एक समूह होता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा CNC मशीन मतलब एक साथ जुड़ी होती है तथा उन मशीनों को ऑटोमेटेड या कंप्यूटराइज्ड मटेरियल हैंडलिंग और स्टोरेज सिस्टम से जोड़ा गया होता है। यह काफ़ी आसान है, जो आपका FMS है वो काफ़ी आसान है। ये क्या होता है, जैसे कि आपके प्रोसेसिंग जो होते हैं तो उसके स्टेशनों का एक समूह होता है और जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा CNC मशीनें जुड़ी होती हैं और ऑटोमेटेड या कंप्यूटराइज्ड मटेरियल हैंडलिंग और स्टोरेज सिस्टम से जोड़ा गया होता है और इन सबको एक इंटीग्रेटेड कंप्यूटर सिस्टम से नियंत्रित किया जाता है, यानी कि एक स्पेशल कंप्यूटर सिस्टम से, इंटीग्रेटेड कंप्यूटर सिस्टम से इसको कंट्रोल भी किया जाता है। तो ये FMS है और हर बार ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसी चैप्टर से एक और है लचीलापन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ये भी कई बार पूछा गया है। देखिए इसका मतलब क्या होता है, लचीलापन के सिद्धांत में इसके कई डिफिनेशन हो जाएंगे। देखिए प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एक अवधारणा है जो कि किसी व्यवसाय यानी किसी ऑक्यूपेशन द्वारा उपयोग की जाने वाली किसी भी सूचना प्रणाली को कंपनी के साथ बदलने और विकसित करने में सक्षम बनाती है, यानी किसी भी चीज़ को, किसी भी सूचना प्रणाली को कंपनी के साथ बदलती है और उसको विकसित करने में सक्षम बनाती है। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। अब देखिए आठवां क्वेश्चन क्या है, G कोड तथा M कोड पर टिप्पणी लिखिए। G कोड के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, जियोमेट्री कोड जो आपके CNC मशीनों में उपयोग होते हैं जितने भी कोड। तो अब G कोड किस लिए होता है, G कोड आपका होता है जो मशीन होती है, जितनी भी मशीनें होती हैं उसके एक्सिस को मूवमेंट कराने के लिए यानी गति कराने के लिए। और M कोड क्या होता है, उसके जो आपके मान लीजिए कि कोई मशीन वर्क कर रही है तो उसको स्टॉप करने के लिए या फिर रेगुलर स्टॉप करने के लिए, इस तरीके से M कोड का। अब इसमें कई भाग होते हैं, G00, G01, G02, M00, M0, मतलब कई लगभग 80-90 तक होते हैं, हर एक पर कोड होता है। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा, आपको इसको अपने बुक से याद करना पड़ेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मशीन ऑपरेशन पर चर्चा कीजिए तथा मशीनिंग प्रक्रिया के बारे में बताइए। ये कह लीजिए कि सबसे आसान क्वेश्चन कहा जाएगा जो आपका है, मशीनिंग ऑपरेशन क्या होता है, ये सबसे आपका आसान क्वेश्चन है और इस पर चर्चा करनी है। तो देखिए मशीनिंग ऑपरेशन क्या होता है, मशीनिंग में आप कई तरीके के कार्य करते हैं, जैसे मानिए कि टर्निंग करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं, कटिंग करते हैं। इन्हीं सब ऑपरेशनों के बारे में आपको बताना है कि हाँ मशीनिंग पे आप क्या क्या क्रियाएँ करते हैं। CNC मशीन की बात हो रही है यहाँ पे, तो आप मशीनिंग पे क्या क्या क्रियाएँ करते हैं, काटते हैं, ड्रिलिंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, टर्निंग करते हैं, मिलिंग करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं। ये सारी चीज़ें इसी के बारे में आपको मतलब सिंपल भाषा में लिख देना है कि हाँ किस तरीके से, और ये सारी चीज़ें आपको मालूम भी होगी। अब देखिए 10वां क्वेश्चन है, CNC मशीन तथा इसके लाभ बताइए। इसके बारे में आप सभी को बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि CNC मशीन क्या होता है, सभी को लगभग मालूम ही होगा। लगभग अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हो तो सभी को CNC मशीन के बारे में आपने इसका प्रैक्टिकल भी किया होगा। काफ़ी आसान है CNC मशीन, इसके लाभ वगैरह आप जानते भी होंगे। देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे पार्ट प्रोग्राम से आप क्या समझते हैं, इसको थोड़ा समझ लीजिए कि आखिर पार्ट प्रोग्राम होता क्या है, और ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए पार्ट प्रोग्राम प्रायः उत्पाद को बनाने के लिए आवश्यक सभी तथ्यों का संग्रह होता है। समझिए पार्ट प्रोग्राम उत्पाद यानी किसी भी सामग्री को आप बनाते हैं उसके लिए एक सभी तथ्यों का संग्रह होता है, जिसके अंदर किसी उत्पाद को बनाने के लिए सभी आवश्यक गणनाएं पहले से ही निहित होती हैं। यानी जो आप उत्पाद बना रहे हैं तो वो सभी तथ्यों का संग्रह तो होता है, उसके अंदर किसी उत्पाद यानी कि जो जिस तरीके का उत्पाद बनाना चाहते हैं, किसी उत्पाद को बनाने के लिए आवश्यक गणनाएं यानी आवश्यक पूरा डाटा पहले से ही उसमें निहित होती हैं। इसी को पार्ट प्रोग्रामिंग कहते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रोजेक्शन से आप क्या समझते हैं, ऑर्थोग्राफिक और आइसोमेट्रिक के बारे में बताइए। इंजीनियरिंग ड्राइंग सभी के मालूम है, प्रोजेक्शन पढ़े होंगे, प्रक्षेप और ऑर्थोग्राफिक, प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक व्यू, सारी चीज़ें पढ़े होंगे। इसके बारे में आप बताने की जरूरत नहीं है सभी बच्चों को, इसलिए कि वीडियो लंबा हो जाएगा। जो आसान क्वेश्चन है जो जानते होंगे आप उसको मैं नहीं बता रहा हूँ, जो थोड़े से टफ लेवल के क्वेश्चन होंगे उसको मैं केवल बता रहा हूँ, ठीक है। तो प्रोजेक्शन के बारे में आप जान सकते हैं। हाँ प्रोजेक्शन के कभी कभी टाइप्स पूछ लेता है आपसे कि प्रोजेक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, तो इसमें काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रोजेक्शन के 2 टाइप्स होते हैं, पिक्चोरियल प्रोजेक्शन और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ठीक है। अब पिक्चोरियल में होता है, पिक्चोरियल के कई पार्ट हो जाते हैं, 3 पार्ट हो जाते हैं, और ऑर्थोग्राफिक के कोई पार्ट नहीं होते, ठीक है। तो पिक्चोरियल प्रोजेक्शन के 3 पार्ट हो जाते हैं, एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन और उसके बाद से डायमेट्रिक प्रोजेक्शन और ट्रीमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो ये आपसे बहुत कम ही पूछा जाता है, डायरेक्टली प्रोजेक्शन के बारे में पूछा जाता है
और ऑर्थोग्राफिक और आइसोमेट्रिक व्यूज के बारे में पूछा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या है। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी आसान है, इसमें थोड़े से फार्मूले वगैरह लगते हैं, आप अपने बुक से देख लेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या है। 14वां क्वेश्चन देखिए, रूलेड सरफेस एंड रिवॉल्वेड सरफेस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपका जो सरफेस मॉडलिंग है चैप्टर इन यूजिंग कैड कैम के द्वारा, तो इसी से ये चैप्टर से है। रूलेड सरफेस एंड रिवॉल्वेड सरफेस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए इसका आप कहीं पे भी डिफिनीशन वगैरह भी ढूंढने जाएंगे तो आप सभी बच्चों को नहीं मिलेगा, इसलिए कि थोड़ा सा टफ पड़ता है। इसमें कुछ चीज़ें जैसे प्रोग्रामिंग आ गई, कुछ जो आपके डिफिनीशन होते हैं वो भी इंग्लिश में रहते हैं, तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि आखिर होता क्या है। जो आपका 3D सर्फेस है, रूलेड सर्फेस है, वो आखिर होता क्या है। और यहाँ पे पूछा गया है कई बार, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, जो आपका रूलेड सर्फेस है उसके बारे में और रिवॉल्वेड सर्फेस उसके बारे में। इंग्लिश में बता दे रहा हूँ, रूलेड सर्फेस क्या होता है। ए रूलेड सर्फेस इज जनरेटेड बाय ज्वाइनिंग टू स्पेस कर्व, यानी दो स्पेस कर्व की सहायता से ज्वाइन किया जाता है, ठीक है। तो ए रूलेड सरफेस इज जनरेटेड बाय ज्वाइनिंग टू स्पेस कर्व, और इसके कुछ फार्मूले होते हैं वो आप अपने बुक से देख लेंगे। रिवॉल्वेड सरफेस की बात करें तो ए रिवॉल्वेड सरफेस इज जनरेटेड बाय ए स्पेस कर्व, ठीक है। ए रिवॉल्वेड सरफेस इज जनरेटेड बाय ए स्पेस कर्व अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब देखिए काफ़ी सारे बच्चे ये भी सोच रहे होंगे सर इंग्लिश में क्यों बता रहे हैं। देखिए कैड में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे प्रोग्रामिंग वगैरह हो गई, वो आपको इंग्लिश में ही लिखना होता है। तो अगर आप इंग्लिश में भी लिख देते हैं तो आपका क्वेश्चन काटा नहीं जाएगा, आपको उतना पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ लिख देते हैं तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे सतहों के प्रकार तथा इसके अनुप्रयोग बताइए। यहाँ पे सरफेस के टाइप्स पूछ रहा है। सतहों के बेसिकली दो प्रकार होते हैं और दोनों के अलग अलग पार्ट भी होते हैं। पहला प्रकार होता है एनालिटिकल सरफेस और दूसरा होता है सिंथेटिक सरफेस। अब एनालिटिकल सरफेस से ही आपके जो रूलेड और सरफेस होते हैं वो एनालिटिकल सरफेस के ही पार्ट हैं। रूलेड सरफेस या फिर लोटेड सरफेस कह लीजिए, या फिर सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन कह लीजिए, या फिर टेबुलेटेड सिलेंडर कह लीजिए, ये आपके एनालिटिकल सरफेस के पार्ट होते हैं। फिर दूसरा होता है सिंथेटिक सरफेस, और इसका उदाहरण है बिक्यूबिक सरफेस, बेजर सरफेस, ये इसके उदाहरण है। और इसका अनुप्रयोग कहाँ है सिंथेटिक सरफेस का? एप्लीकेशन मॉडलिंग पार्ट्स इन कैड कैम रिप्रेजेंटेशन डाटा सरफेस लाइक आइसोमेट्रिकल प्लेन्स बनाते हैं, जब स्ट्रेस सरफेस काउंटर्स, इसके यहाँ पे इसके अनुप्रयोग है ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ सरफेस क्या है, ये काफ़ी आसान है और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। डेवलपमेंट ऑफ सरफेस क्या है? देखिए जब किसी 3D ऑब्जेक्ट और सॉलिड यानी किसी ठोस को की संपूर्ण सतह को खोलकर, यानी कोई भी सॉलिड हो उसकी संपूर्ण सतह को खोलकर किसी एक समतल यानी सतह या फिर प्लेन पर कह दीजिए, किसी एक समतल सतह या तल पर रख दिया जाए, तो इस प्रकार खुली सतह को ही उस वस्तु का डेवलपमेंट ऑफ सरफेस कहते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी आसान है। अब देखिए यहाँ पे स्वचालन क्या होता है, इनके प्रकारों का वर्णन कीजिए। यानी कि ऑटोमेशन आपने देखा होगा काफ़ी, ये भी अभी फिलहाल में काफ़ी ट्रेंडिंग में, इसलिए कि जो भी आपके कार्य वगैरह हो रहे हैं वो ऑटोमेटिक तरीके से हो रहे हैं, तो इसलिए ये आपका स्वचालन जो है ये भी कई बार पूछता है। तो स्वचालन होता क्या? देखिए स्वचालन उत्पाद की वह कला है जिसके द्वारा हम मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर आधारित उपकरणों का प्रयोग करके किसी संस्थान में उत्पादन को आसानी से नियमित और नियंत्रित करते हैं। जैसे कि स्वचालन के द्वारा क्या होता है, स्वचालन यानी ऑटोमेशन, यानी जो ऑटोमेटिक कार्य करे, तो उसके द्वारा हम किसी भी चीज़ को बनाते हैं या फिर किसी चीज़ को करते हैं तो ऑटोमेटिक उस पर हमारा नियंत्रण रहता है, वो सारी चीज़ें आसान तरीके से हो जाती हैं। इसके प्रकार भी पूछ लेता है, तो कभी कभी इसके प्रकार मुख्यतः 3 होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन 3 प्रकार के होते हैं: फिक्स्ड ऑटोमेशन, प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन और फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। तो बस इसके बारे में याद रखना है और इसके बारे में आप थोड़ा सा अपने बुक्स वगैरह से भी देख लेंगे और सारी चीज़ों को लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, CIM की विस्तार से व्याख्या कीजिए। ये जो आपका पहला ही चैप्टर है, ये तीनों क्वेश्चन, और शायद इसके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। जो आप CIM होता है वो कैड कैम के ही घटक होते हैं, तो CIM और कैड और कैम, तो ये तो सभी बच्चों को बताने की जरूरत नहीं है। कैड, हाँ एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे, कैड के उद्देश्य और कैड के लाभ, ठीक है, और कैड के हानि। कैम के उद्देश्य, कैम के लाभ और कैम की हानि, चारों चीज़ों पढ़ेंगे। ये नहीं कि आप पढ़ लिए कि कैड क्या होता है और कैड के लाभ क्या है, और पता चले कि आपसे एग्जाम में पूछ दे कि कैड के उद्देश्य बताइए, तो आप फंस जाएंगे। और सबसे आसान यही पड़ता है आपका पहला चैप्टर। तो कैड के लाभ, कैड के हानि, कैड के उद्देश्य, इसी प्रकार कैम के लाभ, कैम के हानि, कैम के उद्देश्य, और CIM के लाभ, CIM के हानि, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे और काफ़ी आसान है, शायद पढ़ भी लिए होंगे। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और सभी बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन और ये जो आपको वीडियो दिख रहा है, मतलब जो बता
रहा हूँ मैं क्वेश्चन, ये सभी के पास शेयर कर देंगे। इससे बाहर लगभग आपका 1-2 ही क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन होगा जो इससे बाहर की ओर आएगा, नहीं तो सभी क्वेश्चन आपके इसी से रिलेटेड आएंगे। कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जो थोड़े टिपिकल होते हैं, अलग तरीके से हर बार पूछ लिए जाते हैं, कुछ न्यूमेरिकल टाइप के होते हैं, कुछ डाटा प्रोग्रामिंग होते हैं। लेकिन अगर आपको पास होना है तो आपके लिए ये काफ़ी है, आप इसकी सहायता से पास हो सकते हैं और अच्छे नंबर भी, मतलब 30 प्लस 25 प्लस अंक ला सकते हैं। आपको मालूम है आप कितना भी लिखें, अगर आपको लगेगा कि हाँ 45 प्लस करके आए हैं, फिर भी आपको नंबर मिलेगा 30, 35, 25, 22 ऐसे करके नंबर मिलता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।